मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2022 के अंदर मिलिंग के टूल पाथ। लास्ट शेड्यूल में हमने देखा था एरिया मिल और पॉकेट मिल में क्या डिफरेंस है। इनके जैसा ही एक और टूल पाथ है डायनेमिक मिल। ठीक है, तो जितने भी ये रेड कलर के एरो नजर आ रहे हैं इन सब में डायनेमिक मिलिंग होता है। ठीक है, तो ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, नई तो नहीं रह गई, अब 2-3-4 साल हो गए इसको आए, पर ये जितने भी सिंबल्स हैं ये डायनेमिक मिलिंग के। अब डायनेमिक मिलिंग में भी जैसे हम पहले पॉकेट में या एरिया में ले रहे थे मशीनिंग में, सेम ही तरीके से हमारे को बाउंड्री सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं कौन सी बाउंड्री है हमारी। ओके कर देते हैं और ऑब्वियस है टूल देना पड़ेगा, तो हमने एक फ्लैट ट्रेंडमिल ले लिया 6 mm का। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट ऑब्वियस है देनी पड़ेगी, तो हमने डेप्थ ऑफ कट दे दी। और डेप्थ पर कट, अब आती है बात डेप्थ पर कट की। डायनेमिक मिलिंग की खासियत क्या है कि जो हमारा टूल होता है, जब भी हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ फ्लूट लेंथ होती है। ठीक है, जैसे ये फ्लूट लेंथ है, हम फ्लैट एंड मिल को एडिट करते हैं तो इसकी ये कुछ फ्लूट लेंथ है। अब जब हम रफिंग कर रहे थे पहले पॉकेट में या एरिया में, तो हम कट लगाते हैं 0.5 का, 0.8 mm का। ठीक है, तो कुछ कट लगाते हैं। मान लो अब इसकी जैसे फ्लूट लेंथ है, इसकी ओवरऑल लेंथ 63 की है। ठीक है, इसके शोल्डर की लेंथ 27 है, इसकी कटिंग लेंथ 13 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ मान लो 0.1 का कट लगा रहा हूँ या 1 mm का भी कट लगा रहा हूँ, तो बाकी 12 mm जो है वो वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आगे से घिस जाएगा तो हमारे को टूल चेंज करना पड़ेगा, अगर टूट गया तो भी। और ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल नया का नया रह गया, उसको हमने बिल्कुल यूज ही नहीं किया। तो टूल की लाइफ इंक्रीज करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि हम 1-1 mm कट की बजाय 10 mm का कट लगाएं या 15 mm का कट लगाएं। जैसे इसकी फ्लूट लेंथ 13 की है तो हम 13 mm का कट लगाएं। पर ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम 10 mm का टूल कटिंग करेंगे तो टूल टूट जाएगा। तो उसका ही तरीका है ये डायनेमिक मिलिंग। अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और डेप्थ ऑफ कट में मैं बढ़ देता हूँ 10 mm। तो जब भी डेप्थ ऑफ कट हम बढ़ाएंगे तो एक चीज का हमारे को ध्यान रखना है कि कट पैरामीटर में स्टेप ओवर हम बहुत कम कर देंगे। जैसे हमने रफिंग में बताया था, एरिया मिल में भी बताया था, पॉकेट मिल में भी, कि टूल के डाई का 45% तक हम रखते हैं, पर इसमें हम रखते हैं 5 से 10% के बीच में। ठीक है, तो जब हमने डेप्थ ऑफ कट तो बढ़ा दिया बट स्टेप ओवर कम कर दिया। इसके साथ साथ जो फीड स्पीड होती है, जो स्पिंडल स्पीड होती है, इसको हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, फीड भी बढ़ा देंगे और स्पिंडल स्पीड भी बढ़ा देंगे। इसको बोलते हैं एक तरीके से पीलिंग बोलते हैं, पीलिंग, पील करते हुए कटिंग होगी। ठीक है, तो हमने स्टेप ओवर कम कर देना है, 7% है ये, कटिंग 0.5 की होगी। ठीक है, और जो हमारा यानी कि ये जो गैप है स्टेप ओवर, ठीक है, और कट हम लगा रहे हैं 10 mm का। ठीक है, एंट्री हमारी हेलिकल एंट्री है। ठीक है, और स्टॉक हमने छोड़ा है 1 mm का, फ्लोर में हम कहने का जी 0। ओके करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो ये हमारे को देखो कुछ इस तरीके से कटिंग करके दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको चला के दिखाऊं, ऑल एंटिटीज कर देता हूं, और इसको अगर मैं वेरीफाई करके दिखाऊं तो ये क्या करेगा, जैसे ड्रिलिंग होती है, सर्कुलर मिलिंग कहते हैं उसको। जैसे सर्कुलर मिलिंग होती है, सर्कुलर मिलिंग की तरह टूल जो है
किसी पर्टिकुलर डेप्थ तक जाएगा। थोड़ा और स्लो कर देता हूँ, टूल पाथ भी ऑन कर देते। ठीक है, तो ये अब जैसे सर्कुलर मिलिंग में टूल चलता है वैसे ही चलते चलते ये बड़ा हो रहा है। देखो इसको टॉप व्यू करके देखो। अगर हमारे को होल्डर नहीं देखना तो यहाँ से होल्डर बंद कर सकते हैं, टूल ट्रांसपेरेंट कर देते। ये देखो कुछ इस तरीके से चल रहा है टूल पाथ। ठीक है नहीं, और जैसे जैसे हम इसको बड़ा करते जाएंगे तो अब देखो ये कॉर्नर पे कैसे चल रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है, वापस में तेज हो जाता है, यहां से लेके यहां तक ये तेज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पीलिंग, एक तरीके से पीलिंग हो रही है। ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारे टूल के ऊपर लोड कम पड़ता है, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा हो गया और जो है कटिंग बहुत इजीली हो जाएगी। जो हमने मटेरियल कटिंग करने के लिए छोड़ने के लिए बोला वो भी उससे छोड़ दिया। तो क्योंकि फीड स्पीड ज्यादा है तो जल्दी जल्दी कटिंग होगी, दूसरा क्योंकि डेप्थ ऑफ कट ज्यादा है इसलिए बहुत सारा मटेरियल एक साथ कटिंग होगी, और क्योंकि स्टेप पावर कम है तो इसलिए टूल के ऊपर लोड भी कम आएगा। तो इसलिए मास्टर कैम वाले रिकमेंड ये करते हैं कि आप जब भी रफिंग करो, जब भी हमारे पास ज्यादा मटेरियल है काटने को, जब हम बहुत सारा मटेरियल कटिंग करना चाहते हैं रफिंग में, तो उस टाइम इस टूल पाथ का यूज करेंगे, मेनली रफिंग के लिए यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, अगर आप YouTube पे जाके कहीं पे यहाँ पे लिखेंगे ना हम डायनेमिक मिलिंग, ठीक है, तो आपके पास ये वीडियो आएगी। ये देखो, ये है क्लासिक टूल पाथ और ये है न्यू डायनेमिक ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको देख लेना आपने, तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने एक खुद भी एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट मंथ। एक जॉब थी जिसको अप्रोक्सीमेटली सिंपल तरीके से 20 मिनट लगते थे। जब हमने डायनेमिक मिलिंग से वही सेम ऑपरेशन किया तो उसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बीच में लगे, 1 मिनट 58 सेकंड लगे। ठीक है, तो इतना फर्क है, 10 गुने का फर्क है बेसिक मोटा मोटा। इसलिए ये टूल पाथ जो है बेटर रहेगा रफिंग के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो डायनेमिक मिलिंग लेंगे, रीजन मशीन एरिया सेलेक्ट करेंगे, हमने कहा जी ये रीजन है। ठीक है, तो ये अपने आप ढूंढ लेगा कि मैक्सिमम जगह कहाँ पे, उसके हिसाब से ये एंट्री का पॉइंट चूज करेगा कि मेरे को कहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, स्टेप पावर कितना है, फर्स्ट पास में कितना चाहिए, फीड कितनी चाहिए फर्स्ट पास में, अगर कहीं एंगल की जरूरत है तो वो कितना चाहिए, मैक्सिमम टूल रेडियस, ये जो कॉर्नर पे रेडियस बन रहा है ये कितना चाहिए, मटेरियल कितना छोड़ना है ना। तो सारे कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, टोटल डेप्थ बता देंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी एक मटेरियल छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये से पहले एंट्री लेके गोल घूमने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद डायनामिकली ही चलेगा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, उसके ऊपर हिसाब से ही चलेगा। पर सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको 2-3 फायदे इसके गिनाए कि एक तो इसका जो है टाइम कम लगेगा, है ना, और दूसरा इसमें आपका टूल की लाइफ बहुत इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 0.5 का कट लग रहा है तो उसकी जगह आप 10 mm का कट लग रहा है, तो 0.5 का कट अगर हम लगाते 10 mm तक तो 20 बार टूल को चलना पड़ता।
तो अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास एक ही बार में कटिंग। इसकी चिप्स की शेप भी जो है ना वो डिफरेंट आएगी अगर हम कंपेयर करेंगे ना। अगर मैंने बंद कर दिया तो चिप की वो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। और अभी मेरे को एक और आइडिया आ रहा है कि ये देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारा जिसकी सवेरे क्लास थी, है ना, तो उसने मेरे को बना के भेजा कि उसने क्या प्रैक्टिस की। तो आप भी जो भी प्रैक्टिस करते हो उसको बना के मेरे को भेजो ताकि मुझे पता हो कि मेरे को क्या बात करनी है ना नेक्स्ट बट क्लास में। एक्चुअली सर ना मुझे मॉडल सिलेक्ट करना ही नहीं आता। कोई बात नहीं। अभी ये मॉडलिंग हुई ही नहीं है ना start। नहीं, मॉडल तो जो भी हम ओपन करते हैं ना, देखो ये तो तुमने रिकॉर्डिंग में क्या खतरनाक बात बोली, अनपढ़। अरे मुझे भी पता नहीं रहा। तो जब भी हम कोई मॉडल ओपन करते हैं, ओपन करो, यहाँ से ऑल फाइल कर लो और जो भी मॉडल आपको चाहिए वो जहां पे भी पड़ा है वो जगह खोल लो और जो भी मॉडल आप जिस पे भी मशीनिंग करना चाहते हो उसको ओपन कर लो। ये तो सर इसमें तो ये मॉडल बना हुआ हमारे पास, सिर्फ कोई ओनली ड्राइंग हो तो क्या करे, ये सब मैं पूछ रहा। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं बनी जिसको हम्म। बोले और सारा मास्टर कैम आ जाए, है ना। तो उसके लिए दो चार लाइनें बोलनी ही पड़ेगी। तो उसका तरीका यही है कि पहले जो हम कर रहे हैं, है ना, हमारे पास एक सबसे आसान तरीका कोई चीज सीखने का क्या है कि सबसे पहले जो भी हमारे पास अवेलेबल है हम उस पे काम हम्म। करें, हम्म। ठीक है। तो जब हमारा हमारा उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा फिर हम हाँ। आगे भी बढ़ सकते हैं, फिर हम कर्व बनाने पे भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मास्टर कैम कैम का टूल पाथ है। तो एक अक्लमंदी यही होगी कि पहले हम हमारी मशीन चलनी शुरू हो, हाँ। ठीक है। सॉफ्टवेयर सीखना एक अलग कहानी है हम्म। और मशीन चलाना एक अलग कहानी। इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ। इम्पोर्टेंट है मशीन चलाना, हम्म। ठीक है। तो अगर आपको खुद से ही बनाना है मान लो तो बड़ा आसान है, वायर फ्रेम में जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है, उसकी डायमेंशन तो ओके। ठीक है ओके कर दो, समझ में आ जाएगा। फिर हम्म। मशीनिंग लेके इसके ऊपर डायनेमिक मिलिंग चला दो, ठीक है। वन इज द सेम थिंग, कोई भी फर्क नहीं है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ। वैसे ही सब कुछ लेना है, वैसे ही स्टेप ओवर लेना है, वैसे ही हमारे को डेप्थ ऑफ कट चाहिए बिल्कुल सेम तरीके से, वैसे ही हमारे को टोटल हम्म। डेप्थ बतानी पड़ेगी भी कितनी डेप्थ तक जमाना है, वैसे ही हमारे को स्पिंडल स्पीड फीड स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम्म। कई मशीनों में 12,000 तक मशीन जाती नहीं, तो जो जाती है वहां तक ले सकते हैं। जैसे 8,000 तक जाती है तो आप 7,7500 ले लो, ठीक हाँ। है। तो एंट्री कैसी चाहिए वो सब कुछ सेव करके ओके कर सकते, ठीक है। पर ये बात बिल्कुल खतरनाक है क्योंकि मुझे ए लिखना नहीं आता इसलिए मैं कॉपी ही हम्म। नहीं खोलूंगा। हाँ। वो गलत नहीं है। ऐसे नहीं सर, हाँ मैंने बस ना ट्राई बस अब किया सब था मेरे लंबा पास। मत खींचो, मैंने तो आपको बता दिया कहानी कि, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसलिए हाँ। नहीं रुक जाएंगे क्योंकि मेरे को मेरे एक दिमाग में मैंने फोटो बना ली कि ऐसे होना चाहिए, है ना। तो हम्म। वैसे नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा नहीं। एक शेर है बड़ा खतरनाक, कहता दिल भी अड़ा है नाजुक बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। है ना। हाँ। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके। तो स्टॉक सेटअप दो और इसको वेरीफाई करो।
अभी यहाँ पे स्टॉप ऑन कर देंगे और प्ले करेंगे। पहले ये मैंने सर्कुलर ही मैंने ना सर घूमेगा। ये बहुत ट्राई किया था, सर्कल बनाना, स्क्वायर बनाना, लेकिन बन ही नहीं पा रहा था। तो कट कहाँ लगा वो हो रहा था मेरे से। एक इमोशंस को जो ना छोड़ देना भी आना चाहिए। आप अटके हुए, जब मैं आपको बनाना दिखाया फिर भी आप वहीं अटके हो तो, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो ओके ओके। सॉरी। जो भी सुनेगा वो आपकी सेंड करेगा। चलो ये भी अच्छा है, सिर्फ मेरी फोटो आ रही है। मैं दिखाता हूँ, एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो ये तो डायनेमिक मिलिंग समझ में आया ना। तो हम एक बनाते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो सारे इमोशंस को ठीक कर देंगे। तो हमारे पास एक ड्राइंग ओपन करते हैं। थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा। डाउनलोड। ओके सर। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैम्प 2020 के अंदर मिलिंग के टूल पाथ पर। एक हमारे पास सामने प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं मास्टर कैम्प के अंदर एक ड्राइंग बनाए। ठीक है, पहले उसको 2D ड्राइंग बनाएंगे, फिर 3D बनाएंगे, फिर उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे कि उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा 3D में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे को जो नजर आ रही है वो हमारे को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है 150 बाय 100 का। तो हम वायर फ्रेम में जाके सिंपली एक रेक्टेंगल लेंगे, एंकर टू सेंटर कर देंगे क्योंकि इसका सेंटर सेंटर में है ना, रेक्टेंगल के सेंटर में है। तो हम भी एंकर टू सेंटर ले लेंगे 150 बाय 100। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, सॉरी, 150 बाय 100। ठीक है, और सेंटर पे क्लिक कर देंगे, सिंपली क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे को यहाँ पे दिख रहा है 120 पे, यानी कि 120 सेंटर से, है ना। तो सेंटर से 60 ऊपर है, 60 नीचे है, और इधर से 40 है, यानी कि 40 इधर 40 इधर। तो हम क्या करते हैं, एक सेंटर में लाइन लगा लेते हैं, मिड पॉइंट अपने आप ब्लिंक होगा। हमने जस्ट लाइन लेके दोनों पॉइंटों पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर आसान तरीका यही है कि 40 लो और इसको दोनों साइड ऑफसेट कर दो, और उसके बाद 60 लो और दोनों साइड ऑफसेट कर दो। ठीक है, कॉर्नर क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास सर्कल दिया हुआ है 10 डायमीटर का, तो सर्कल ले लेंगे, सेंटर पॉइंट देंगे और यहाँ पे डायमीटर कर देंगे 10। ठीक, फिर यहाँ पे भर देंगे 10। ठीक है, इसको कॉपी भी किया जा सकता है, पैटर्न भी किया जा सकता है, पर सबसे आसान तरीका तो यही है कि वैल्यू भरो और टिक कर दो। ठीक है, अगर ये वाला टिक कर देंगे तो कमांड खत्म हो जाएगी, अगर ब्लू वाला टिक करेंगे तो कमांड ऑन रहती है। तो हमारे को कमांड खत्म करनी है, ओके। लाइनों का काम खत्म हो गया, इनको डिलीट कर दो। उसके बाद हमारे पास एक रेक्टेंगल है 80 बाय 100 का। ठीक है, तो रेक्टेंगल लेंगे 80 बाय 100। ठीक है, तो हम इसको क्लिक कर दिया, और हम देख रहे थे कि यहाँ पे तो एंगल पे है ये 15 डिग्री के। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो अभी हम पहले ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट बाद में करेंगे, पहले हम रेडियस लगा लेते हैं। रेडियस हमारे को 15 कर दिया, तो फिलेट ले लो, यहाँ पे 15 और कॉर्नर सेलेक्ट कर लेंगे, और 5 5 ऑफसेट कर देंगे इसको, ताकि अंदर वाला पोर्शन भी बन जाए। ठीक है,
फिर हमारे पास एक ऑप्शन होती है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन होती है रोटेट। तो मैं इसके अंदर वाले पोर्शन को सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, कुछ गलत सेलेक्ट हो जाए तो उसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दो, वो छोड़ देता है। ठीक है, एंड सिलेक्शन। अभी सेंटर पॉइंट से कितने डिग्री, 15 डिग्री। हमारे को कॉपी नहीं बनानी, हमारे को मूव करना है, तो मूव कर दो। ठीक है, यहाँ पे रोटेट की ऑप्शन है। ठीक है, रोटेशन सेंटर पॉइंट हमारा ये है। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो वो उस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट होने लग जाएगा। ठीक है, पर हमारे को ऐसा नहीं करना, हमारे को सेंटर पॉइंट सेंटर में ही रखना है। ठीक है, अगर गलती से कहीं और आ रहा हो तो यहाँ पे रीसेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ओके ओके हो गया। उसके बाद हमारे को एक सर्कल और दिया हुआ है 50 डाई का, एक 40 डाई का और एक 20 डाई का। तो एक सर्कल बनाएंगे 50 डाई का, एक सर्कल और बनाएंगे 40 डाई का, एक सर्कल और बनाएंगे 20 डाई। ठीक है, और यहाँ पे छोटे वाले सर्कल जो दे रखे हैं वो हमारे को दे रखे हैं 6 डायमीटर के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे 6 डायमीटर का, और इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे रोटेट। ठीक है, अब हमारे को कॉपी बनानी है। कितनी कॉपी बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिख दो 7, यहाँ पे लिख दो 360 डिवाइड बाय 7। ठीक हो गया। हाँ ओके कर देंगे। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं इसको डॉटेड में या शेडेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ड्राइंग में गिवन है। ओके तो ये हमारी 2D बन गई है। अब इसको आइसोमेट्रिक कर लो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी टोटल डेप्थ है 20, पर ये जो नीचे वाला एरिया है ये है 10 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाएंगे और एक्सट्रूड कर देंगे इस पोर्शन को, साथ में होल्स को भी कर दो, क्योंकि क्लोज बाउंड्री के अंदर अगर क्लोज बाउंड्री होगी तो वो ऑटोमेटिकली होलो हो जाती है। ठीक है, हमारे को कट नहीं करना पड़ता अगर क्लोज बाउंड्री के अंदर क्लोज बाउंड्री हो। ओके कर दो। ये जो वाला पोर्शन है ये हमारा 20 mm ऊपर है। ठीक है, तो फिर से हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। टोटल 20 है ना, तो 10 कर देंगे। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है ये 15 ही है, यानी कि हमारे को इस पोर्शन को एक्सट्रूड करना चाहिए 5। ठीक है, यहां से मैं वायर फ्रेम कर लूंगा तो मुझे अंदर वाला दिखने लग जाएगा, क्योंकि हमारे ये जो ड्राइंग है ये भी 20 एक्सट्रूडेड है। ठीक है, तो एक्सट्रूड इसको, इसको और उस छोटे वाले होल्स को। ठीक है, मैंने बताया कुछ गलत सिलेक्ट हो जाए तो उसके ऊपर दोबारा क्लिक कर सकते हैं। इसको शिफ्ट कंट्रोल नहीं, कुछ मान नहीं रहा। थोड़ा सा अंडू कर लेते, दोबारा सेलेक्ट कर लेते, क्लियर कर लिया, कैंसिल करके दोबारा कर लो। ठीक है, तो बस आंखें खोल के क्लिक करना है। ठीक, ओके
और इसको हमारे को करना है 20, शेड चेंज करके देख सकता हूँ, सॉरी 20 नहीं करना, इसको 10 ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे यहाँ इस फेस पे बना हुआ है ना, तो यहाँ से 10, ठीक है, ओके कर देते हैं। और सॉलिड में ऑप्शन है बुलियन की, ठीक है, तो इन सबको बुलियन कर देते हैं ताकि सारे आपस में जुड़ जाए, ठीक है, ऐड कर दिया हमने, तो अब ये सिंगल बॉडी बन गई। पर ये जो होल थे ये हमारे थ्रू ऑल होल थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक्सट्रूड कर सकता हूँ मैं इनको। अगर पहले बुलियन करके फिर हम करते तो ज्यादा ठीक रहता, पर कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ से वायर फ्रेम करो, ये होल्स को फिर से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब एक नई चीज सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बोथ डायरेक्शन ऑन कर देना है और कट बॉडी ऑन कर देना है और थ्रू ऑल भी ऑन कर देना है, ठीक है, तो ये थ्रू ऑल हो गए, देखो सारे, ओके कर देंगे। सारी वायर फ्रेम्स को ब्लैंक कर सकते हैं, ठीक, तो ये हमारा 3D मॉडल जो है क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारे को लेनी है मशीन, मशीनिंग में डायनेमिक मिली, ठीक है, मशीन रीजन में ये बाउंड्री सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, पर व्यू अभी स्टे इनसाइड की जगह स्टे फ्रॉम आउटसाइड कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही जा रहा है कि नहीं जा रहा, अगर नहीं जा रहा होगा तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो टूल चाहिए अब हमारे को, तो मान लो मैंने 20 mm का टूल ले लिया रफिंग करने के लिए, कटिंग पैरामीटर में स्टेप को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, डेप्थ ऑफ कट हमारे को पता है 10 mm है, तो 10 mm में एक ही बार में हम काट देंगे, एंट्री मोशन हमारा हेलिकल, ठीक, तो ये जो है स्टॉक देना पड़ेगा हमारे को, स्टॉक सेटअप में ऑल एंटिटीज कर देंगे और वेरीफाई कर देंगे।